सम्माननीय शिक्षक साथियों, जय हिंद। आइए साथियों, आज के इस कालखंड में हम जानते हैं बाल सभा अर्थात चाइल्ड कॉन्फ्रेंस के लिए हम एक शिक्षण योजना या टीचिंग प्लान कैसे तैयार कर सकते हैं। जैसा कि हम वर्तमान में विभिन्न विषयों के ऊपर टीचिंग प्लान तैयार कर रहे हैं, उसी तरह साथियों जहां पर शिक्षकों की संख्या 5 या 6 या उससे अधिक है, तो वहां पर बाल सभा के लिए भी टीचिंग प्लान बनाने की आवश्यकता है। तो इस कालखंड में हम जानते हैं कि बाल सभा के लिए हम किस तरह से एक शिक्षण योजना तैयार कर सकते हैं। साथियों यहाँ पर आप देखेंगे, मैंने इस ग्रीन बोर्ड पर जो प्रमुख 9 खंड है शिक्षण योजना के लिए दिए गए, उनमें महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर अंकित कर ली है। जैसा कि आप जानते हैं, बाल सभा कराने का उद्देश्य क्या है। हम विद्यार्थियों के अंदर एक ऐसी योग्यता लाना चाहते हैं ताकि वे अपनी बात को बेहतर तरीके से अभिव्यक्त कर सके। ऐसे बहुत सारी बातें हैं साथियों जिनको लेकर के हमें बाल सभा करानी होती है। तो बाल सभा के लिए अलग अलग तरह की शिक्षण योजनाएं बन सकती हैं। मैंने एक उदाहरण के रूप में यहाँ पर आपको बताने का प्रयास किया है। तो साथियों प्रारंभ करते हैं बिना विलंब किए। तो देखिएगा यहाँ पर जो पहला बिंदु है अवधारणा क्षेत्र। तो जैसा कि मैंने आपको पूर्व में ही बताया कि बाल सभा कराने के उद्देश्य होता है और इसके कुछ अवधारणा क्षेत्र भी है। तो साथियों यहाँ पर उदाहरण के रूप में मैंने कुल 3 जो अवधारणा क्षेत्र है उनको लिखकर रखा है। सबसे पहले क्रम पे देखेंगे तो बच्चों में अभिव्यक्ति कौशल का विकास। सबसे पहली अवधारणा क्या है कि हम बच्चों के अंदर अभिव्यक्ति कौशल का विकास करेंगे, अर्थात बच्चे अपनी बातों को, अपने मन में जो विचार है उनको अभिव्यक्त कर सके। दूसरी बात श्रवण कौशल का विकास करना। साथियों जब भी हम किसी सभा में बैठते हैं तो दूसरे लोगों को भी सुनने की आवश्यकता होती है। इसी तरह से हम विद्यार्थियों में दूसरे के द्वारा बताई जाने वाली बातें, कहानी, कथा, जो भी अभिव्यक्ति है उसको वो बेहतर तरीके से सुन सके, यानी एक अच्छे श्रोता बन सके, इस बात का विकास करना। इसके पश्चात अवधारणा क्षेत्र में आप देखेंगे तो वाद विवाद कौशल, अर्थात बच्चे किसी बात को लेकर के, किसी एक बिंदु को लेकर के उस पर अपने अपने विचार अभिव्यक्त कर सके। तो इस बात के लिए भी हमने अवधारणा के क्षेत्र में इस बिंदु को रखा है कि बच्चे किसी भी विषय वस्तु पर अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सके, यानी उनका दोनों पक्ष, ठीक है, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पहलुओं को रख सके। इस प्रकार के कौशल का विकास भी बाल सभा का उद्देश्य होता है, अतः यह भी एक अवधारणा क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। साथियों मैंने उदाहरण के रूप में ये अवधारणा क्षेत्र लिखे हैं। इसी तरह प्रत्येक बाल सभा के लिए आप अलग अलग शिक्षण योजनाएं तैयार कर सकते हैं। मैं केवल 2-3 बिंदु लेकर के आपको उदाहरण देते हुए समझा रहा हूं, ठीक है। आगे साथियों हम बात करेंगे कि पाठ का नाम और क्रमांक। तो साथियों इसमें पाठ का नाम तो कुछ है नहीं, इसलिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर साप्ताहिक बाल सभा लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे बात करेंगे साथियों पेडागॉजिकल प्रक्रिया, गतिविधियां और प्रस्तावना। साथियों जैसा कि हम अन्य विषयों की जो शिक्षण योजना तैयार करते हैं उसमें पेडागॉजिकल प्रक्रिया और कई तरह की गतिविधियां और प्रस्तावना का प्रयोग करते हैं। तो उदाहरण के रूप में मैंने यहाँ पर लिखे हैं कि जैसे सभा संचालन हेतु बारी बारी से विद्यार्थियों को अवसर देना। देखिए गतिविधियों में ये शामिल कर सकते हैं कि हम जैसे कोई भी सभा होती है तो उसका एक संचालन करना होता है। तो सभा के संचालन के लिए हम विद्यार्थियों को अवसर देंगे कि भैया अब आप 10 मिनट के लिए संचालन करेंगे, आप 5 मिनट के संचालन करेंगे। इस प्रकार के हम विद्यार्थियों को अवसर देंगे, ठीक है। एक गतिविधि यह हो सकती है। दूसरा यह है कि एकल व सामूहिक प्रस्तुति में छात्रों का प्रस्तुतिकरण। देखिएगा एकल प्रस्तुति यानी एक अकेला विद्यार्थी अपनी कोई प्रस्तुति देता है किसी गीत को लेकर, कहानी को या चुटकुलों को लेकर के, तो इस प्रकार की प्रस्तुति। इसी तरह नाटक है या कोई सामूहिक नृत्य है, उसको लेकर के अगर सामूहिक प्रस्तुति विद्यार्थी देते हैं तो यहाँ पर हम यहाँ हमने लिखा है कि एकल व सामूहिक प्रस्तुति में छात्रों का प्रस्तुतिकरण, ठीक है। फिर आता है साथियों मैंने लिखा है कि महापुरुषों के कृतित्व पर नाटक मंचन कराना। इसी तरह से हम गतिविधि के अंतर्गत क्या करा सकते हैं कि जो हमारे महापुरुष हैं, महापुरुषों के जीवन से संबंधित जो भी उनके कृतित्व हैं उनको लेकर के हम एक नाटक तैयार करके भी हम बाल सभा में मंचन करा सकते हैं। तो इसके लिए हम विद्यार्थियों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो साथियों उदाहरण के रूप में मैंने यहाँ पर 2-3 गतिविधियों को लिखकर रखा है। आप प्रत्येक बाल सभा के लिए इसी तरह की गतिविधियां का आयोजन करके आप शिक्षा योजना तैयार कर सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे साथियों अगले बिंदु की सुझावात्मक सहायक शिक्षण सामग्री अर्थात TLM।
बाल सभा में हम किन टीएलएम का प्रयोग कर सकते हैं उसमें मैंने लिखा है कि मुखौटे, छड़ी, कविता, कहानी से संबंधित चित्र। साथियों, यदि कोई नाटक चल रहा है हमारा, उसके लिए मुखौटे तैयार कर लेंगे विद्यार्थी। इस तरह अगर मान लो कोई छड़ी या स्टिक की आवश्यकता है तो उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से कोई कविता कहानी का जब प्रदर्शन हो रहा है तो उस कहानी कविता के प्रदर्शन में हम जो उनसे संबंधित चित्र हैं उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। तो अनुमानित कालखंड या समय। साथियों देखिएगा, वैसे तो हम इसके लिए 2-3 कालखंड भी ले सकते हैं, यानी 2-3 शनिवार का समय ले सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम अगर शिक्षा योजना तैयार कर रहे हैं, यदि हम एक ही शनिवार की चाइल्ड कॉन्फ्रेंस में सारी बातें कर सकते तो उसमें एक कालखंड ही हमने लिख दिया है। उदाहरण के रूप में मैंने लिखा है, आप चाहे तो इसको 2-3 कालखंड भी लिख सकते हैं। जिस प्रकार यहाँ जैसे अवधारणाएं दी गई है उस आधार पर यहाँ कालखंड होंगे। ठीक है, अब आगे आता है साथियों की लर्निंग इंडिकेटर, यानी सीखने के संकेतक क्या हो सकते हैं। आप बाल सभा में जो भी गतिविधियां करा रहे हैं, विद्यार्थी जो भी क्रियाकलाप कर रहे हैं, तो आपको ये कैसे ज्ञात होगा कि आपके विद्यार्थी जो भी बाल सभा में हो रहा है तो वो लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो देखिएगा, मैंने उदाहरण के रूप में लिखा है कि बच्चे वाक्य कथन के अनुसार हाव भाव यानी भाव भंगिमा का प्रदर्शन कर पा रहे हैं। साथियों, बाल सभा में यदि हम अवसर देते हैं विद्यार्थियों को, तो विद्यार्थी पूर्ण भाव भंगिमा के साथ में अर्थात हाव भाव के साथ में किसी कथन को, अर्थात कोई कविता गाई जा रही है या कोई कहानी बताई जा रही है, तो कहानी के जो वाक्य हैं, कथन हैं, उसके आधार पर वे अपने हाथ पैरों, अपने चेहरे के माध्यम से वो उचित हाव भाव को प्रदर्शित कर पा रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो निश्चित तौर से हमारे विद्यार्थी सीख रहे हैं। ठीक है, अगला साथी हमने लिखे रखा है कि बच्चों में प्रस्तुतिकरण को लेकर लालसा है। एक बात यह है कि आपके बच्चे बाल सभा में बहुत कुछ सीख रहे हैं। इस बात की जानकारी आपको ऐसे भी लगे कि यदि विद्यार्थी अपनी प्रस्तुतिकरण के लिए लालायित हैं और वे अवसर चाह रहे हैं, यदि कह रहे हैं कि सर मैं बताऊंगा, मैं गाऊंगा, मैं ये करूंगा, अगर इस प्रकार आप देखते हैं तो ये मान के चलिए कि आपके विद्यार्थी निश्चित तौर से सीख रहे हैं। तो साथियों, यह हो गया लर्निंग इंडिकेटर। इसी प्रकार से और भी लर्निंग इंडिकेटर्स हो सकते हैं, मैंने उदाहरण के तौर पर आपको बताने का प्रयास किया है। आगे चले साथियों, तो मूल्यांकन हेतु गतिविधियां और प्रश्न। देखिएगा, जो कुछ भी आप ये बाल सभा में करवा रहे हैं, ठीक है, तो बाल सभा में जितनी भी गतिविधियां हुई है, जो भी कार्यक्रम हुए हैं, उसको कितना बच्चे ने ग्रहण किया है, इस बात की जांच कैसे करेंगे, उस हेतु देखो उदाहरण के रूप में मैंने लिखा है कि बताई गई कहानी के आधार पर प्रश्न करना। यदि किसी विद्यार्थी ने कोई कहानी प्रस्तुत की है तो उस कहानी के आधार पर बच्चा ही प्रश्न कर सकता है या हम स्वयं बच्चों से प्रश्न कर सकते हैं। यदि बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने सही तरीके से श्रवण किया है और यह बाल सभा आपकी सार्थक हुई है। इसी तरह साथियों, आगे हमने लिखा है कि यदि आप, यहां खालिस्ता लिखा हुआ है, के स्थान पर होते तो यह बात कैसे कहते। साथियों, यदि किसी नाटक की बात की गई है, किसी महापुरुष के बारे में कोई बात बताई गई है या महापुरुष के कृतित्व पर नाटक का मंचन हुआ है, तो हम वहां पर प्रश्न कर सकते हैं कि यदि आप अमुक लीडर के स्थान पर होते या अमुक हमारे महान क्रांतिकारी के स्थान पर होते तो आप क्या करते। तो विद्यार्थी फिर अपनी प्रस्तुति देगा, फिर बताएगा कि हम ये करते। इसी तरह अगला मैंने लिखा है कि क्या आप इस पर कोई कविता बना सकते हैं, अर्थात कोई एक प्रकरण है मान लो जिस पर प्रस्तुतिकरण हुआ है बाल सभा में, तो हम ये पूछ सकते हैं क्या इस पर आप कोई कविता बना सकते हैं, कोई कहानी बना सकते हैं, कोई नाटक की रचना कर सकते हैं। तो इस प्रकार भी हम बच्चों को प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, जिससे हमको ज्ञात हो जाएगा कि बाल सभा में जो भी गतिविधियां हुई हैं उन गतिविधियों को भली भांति विद्यार्थी सीख रहा है। आगे हम बात करेंगे साथियों, आओ करके सीखे घर में और खेल खेल में। देखिएगा, बाल सभा बच्चों के लिए बहुत ही मनोरंजक होता है और बड़े ही उत्सुक होते बच्चे। आवश्यकता ये होती है कि शिक्षक जो बाल सभा का आयोजन है उसमें अपनी अहम भूमिका निभाए और बच्चों को पूर्ण रूप से अवसर दे, तो निश्चित तौर से बाल सभा हमारी सार्थक हो सकती है। अब देखिएगा, बाल सभा जब सार्थक होगी साथियों, तो हम बाल सभा के बाद भी बच्चों को कुछ गतिविधियां दे सकते हैं। ठीक है, यह गतिविधियां करने को कह सकते हैं, जैसे शिक्षक द्वारा बताई गई कहानी के अधूरे अंश को पूरा कीजिए। बाल सभा यदि शिक्षक ने कोई कहानी बताया, आधी अधूरी कहानी, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई आप जो अधूरी कहानी है इसको पूरा करिए।
ठीक है, बच्चे घर से चाहे तो उसको पूरा करके ला सकते हैं या वहीं पर कहानी को पूरा कर सकते हैं। इसी तरह से महापुरुषों के चित्रों का संकलन करके पोस्टर बनाओ। हम ये भी दे सकते हैं कि भाई जो महापुरुष जिनके बारे में आज हमने बातें की या बताई हैं, ठीक है, तो उसके आधार पर आपको महापुरुषों के चित्रों का संकलन करना है। और भी अन्य जो महापुरुष हैं, क्रांतिकारी हैं, उनके चित्रों का संकलन करते हुए ड्राइंग शीट में एक पोस्टर तैयार करना है। इस प्रकार हम गतिविधि के रूप में बच्चों को दे सकते हैं, बच्चे इस पर काम करेंगे। तो साथियों ये उदाहरण के रूप में मैंने बताया। अब अंतिम जो खंड आता है वो आता है लर्निंग आउटकम्स। अब साथियों ये जो कुछ भी हमने गतिविधियां की, अवधारणा क्षेत्र से लेकर के आओ करके सीखे तक, इन सब के कर लेने के पश्चात क्या प्रतिफल निकल के आएंगे, यानी हमारे विद्यार्थियों को क्या प्राप्त हो जाना चाहिए, क्या हमारे विद्यार्थियों को सीख जाना चाहिए। तो उसके बारे में मैंने यहाँ पर उदाहरण स्वरूप लिखा है कि बच्चे अपनी बात को अभिव्यक्त कर पाते हैं। देखिएगा, बाल सभा का उद्देश्य होता है कि हमारे जो विद्यार्थी हैं वो अपनी बात को स्पष्ट कर सके, उसको प्रस्तुत कर सके, अभिव्यक्ति दे सके। तो ये लर्निंग आउटकम्स के अंतर्गत होगा। इसी तरह से नैतिक बातों को समझते हुए उचित बर्ताव कर पाते हैं। हमारे विद्यार्थी जो भी हम नैतिकता की बातें बताते हैं, कुछ कहानियां हैं जिनके माध्यम से हम बच्चों में सद्गुणों का विकास करना चाहते हैं, तो विद्यार्थी निश्चित ही उन नैतिक बातों को समझते हुए उचित बर्ताव करना सीख पाते हैं। ये भी हमारा क्या होगा, लर्निंग आउटकम्स होगा। इसी तरह से बच्चों का संकोच दूर हो पाता है। साथियों अवधारणा क्षेत्र से लेकर के जितने भी क्रियाकलाप हैं, इसके पश्चात निश्चित तौर से विद्यार्थी के अंदर जो हेजिटेशन है, जो संकोच है, वो दूर हो पाता है, यानी विद्यार्थी अपनी बातों को बेहतर तरीके से अव्यक्त करना सीख पा रहे हैं, उनका संकोच दूर हो रहा है। आपने देखा होगा बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे जो खड़े ही नहीं हो पाते हैं, कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। तो हम बाल सभा में कुछ ऐसे क्रियाकलाप, ऐसी गतिविधियां करवाते हैं जिससे कि हमारे विद्यार्थियों का संकोच दूर हो जाता है। तो यहां पर हमने लिख दिया है कि विद्यार्थियों का, बच्चों का संकोच दूर हो पाता है। तो साथियों इस तरह से मैंने बाल सभा के लिए एक टीचिंग प्लान तैयार करके आपको उदाहरण के रूप में बताने का प्रयास किया। इस तरह से हम और भी जो टीचिंग प्लान्स हैं पूरे वर्ष भर के लिए उनका निर्माण कर सकते हैं। और यहां साथियों मैंने अवधारणा क्षेत्र लिखा है, आप किसी और कोई दूसरे अवधारणा क्षेत्र लिख सकते हैं, ठीक है। और साप्ताहिक बाल सभा ये तो यही रहेगा। और इसके अलावा हम यहाँ देखेंगे साथियों तो पेडागॉजिकल प्रक्रिया बदल जाएगी, है ना, टीएलएम बदल जाएंगे, कालखंड बदल जाएंगे, कि जो जितने भी खंड साथियों तो यहाँ पर ये बदल सकते हैं। तो हम प्रत्येक शनिवार के लिए जो बाल सभा है, चाइल्ड कॉन्फ्रेंस है, उसके लिए टीचिंग प्लान का निर्माण कर सकते हैं। तो साथियों आज के कालखंड में मैंने आपको बाल सभा पर जो टीचिंग प्लान बनाकर बताया है, आशा है यह टीचिंग प्लान आपको काफी उपयोगी लगा होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ इस कालखंड से विदा लेता हूं। अगले कालखंड में पुनः किसी नए प्रकरण को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।